26 दिसंबर 1996 अमेरिका के ब्लोंडर शहर में इमरजेंसी डिस्पैच ऑपरेटर किम आर्कुलेटा की नाइट शिफ्ट लगभग पूरी होने वाली थी। सुबह के ठीक 5:52 पर उनके पास एक कॉल आता है जो उनकी जिंदगी का कभी ना भुलाने वाला एक कॉल बन गया। 911 emergency. Police. What's going on? 5515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. फोन के दूसरी तरफ एक औरत बहुत ही घबराई हुई हालत में बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो डर के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रही। वी नीड पुलिस, जल्दी भेजो, मेरी बेटी को कोई उठा के ले गया है, हमारे घर में हमारी बेटी गायब है। बस यही सब बातें दोहराई जा रही थी। उनकी आवाज़ डर, घबराहट और अजीब सी बेचैनी सी भरी हुई थी। वो औरत बताती है, हमारे घर में एक नोट मिला है और उनकी 6 साल की बेटी जॉन बेनेट रैमसे गायब है। किम आर्कुलेटा ने तुरंत ही सवाल पूछने शुरू किए। फिर अचानक बिना कोई पूरी जानकारी दिए, बिना किसी तरह का क्लोजर दिए, उस औरत ने फ़ोन रखने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन पूरी तरह से कटा नहीं। लाइन अभी भी खुली हुई थी और जो कुछ अब सुनाई देने लगा वो आज भी किम को अंदर से झकझोर देता है। अब उस औरत की आवाज़ लाइन पर नहीं थी, वो फ़ोन से दूर जा चुकी थी, लेकिन कुछ आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही थी। 3 अलग अलग आवाज़ें, जिसमें एक मर्द की, एक औरत की और तीसरी हल्की हल्की जो साफ सुनाई नहीं दी थी। हालांकि इस घटना के बारे में किम ने 2016 में एक इंटरव्यू में पहली बार बताया। यह एक ऐसी बात थी जो इस पूरे केस को बदल सकती थी, लेकिन इस गूंज की सच्चाई हम आगे जानेंगे। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले इस कहानी को पूरा जानना होगा। 911 पर कॉल करने वाली इस घबराई हुई औरत का नाम था पेट्सी रैमसे। उसने पुलिस को बताया कि वो ब्लोंडर के 755 15th स्ट्रीट में रहती है, जहाँ वे अपने परिवार के 3 अन्य सदस्यों के साथ रहती थी। पेट्सी एक हाउसवाइफ थी, साथ ही वो एक समाज सेविका भी थी। चर्च में काफी एक्टिव रहती थी। लोग उन्हें सभ्य और धार्मिक आदर्श महिला के रूप में जानते थे। उनके पति जॉन रैमसे एक बहुत ही बड़े ग्राफिक सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के सीईओ थे। उनकी कंपनी हर साल करोड़ों डॉलर का टर्नओवर करती थी। जॉन की यह दूसरी शादी थी। पहली शादी से उनके 3 बच्चे थे, लेकिन इस शादी से उन्हें 2 बच्चे थे। ब्रूक रैमसे जो उस समय सिर्फ 9 साल का था, जो काफी इंट्रोवर्ट था। एक छोटी सी बच्ची, प्यारी सी 6 साल की जॉन बेनेट रैमसे, जो अपनी उम्र से भी ज्यादा नाम बना चुकी थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में वो 6 से भी ज्यादा ब्यूटी क्वीन के खिताब जीत चुकी थी। और उसी जॉन बेनेट रैमसे की किडनैपिंग के बारे में पेट्सी ने उस दिन 911 पर कॉल की थी। कॉल करने के बाद पुलिस अब वहां पहुंचने वाली थी। अब काफी सारी बातें सामने आने वाली थी। इसे जानने के लिए हमें एक दिन पीछे चलना होगा। 25 दिसंबर 1996 क्रिसमस की शाम पूरी तरह से खुशियों से भर चुकी थी। जॉन और पेट्सी रैमसे उनके बेटे ब्रूक और जॉन बेनेट के साथ अपने करीबी दोस्त प्रिस्किला और फ्लिट व्हाइट के घर में स्थित एक शानदार पार्टी में शामिल हुए थे। व्हाइट के बच्चे और कुछ अन्य मेहमान भी वहां आए थे, जिसमें कैलिफोर्निया से आए हुए रिश्तेदार भी शामिल थे। रैमसे परिवार काफी ज्यादा खुश था। रैमसे परिवार का वहां से जल्दी निकलने का प्लान था, क्योंकि अगली सुबह उन्हें एक बड़ी ट्रिप पर निकलना था। जॉन के पहली शादी से हुए बच्चे के साथ मिलकर प्राइवेट जेट से मिशिगन जाना था। पार्टी से निकलने के बाद रैमसे परिवार ने ब्लोंडर में ही अपने कुछ करीबी दोस्त स्टेवर्ट, वॉल्कर, ग्लेन और सुसैन के घर जाकर क्रिसमस गिफ्ट दिए। हालांकि उन्होंने ब्लोंडर के बाहरी इलाके में रहने वाले जॉन और बाबरा के घर भी रुकने की योजना बनाई थी, मगर काफी टाइम हो जाने के कारण वो वहां से निकल गए और सीधे अपने घर लौटने का फैसला किया। घर लौटते वक्त जॉन बेनेट कार की पिछली सीट पर सो गई थी। पेट्सी ने बताया कि वो इतनी गहरी नींद में थी कि घर पहुंचने पर जॉन ने उसे सीधे गोद में उठाया और ऊपर के बेडरूम में ले गया और पेट्सी ने उसे नींद में ही उनके कपड़े बदले, लेकिन जॉन बेनेट एक भी बार नहीं जागी। जॉन ने कहा था कि उसने ब्रूक के साथ उसका नया खिलौना तैयार किया और पेट्सी ने अपने बाकी जरूरी काम निपटा के दोनों सोने चले गए। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई थी? या उस रात कुछ ऐसा भी हुआ था जो किसी ने नहीं बताया? अगली सुबह जब पेट्सी मिशिगन जाने के लिए तैयार होकर सीढ़ियों के नीचे आ रही थी, तभी उसकी नजर सीढ़ियों पे पड़े 3 पेजेस पे पड़ी, जिसे उसे बिना उठाए ही पढ़ लिया, जिसमें लिखा था कि उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है। इतना पढ़ते ही जॉन बेनेट के रूम में चली जाती है। हाँ, जॉन बेनेट को ना देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जॉन को चिल्ला के बुलाती है। तभी जॉन, जो अभी अभी तैयार होकर बाथरूम से निकले थे, वहां पहुंचते ही पेट्सी उसे सारी बात बताती है। तभी ये दोनों दौड़ के वो रैंसम नोट पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसमें लिखा था, हमसे ध्यान से सुनिए, हम कुछ व्यक्तियों का समूह है जो एक छोटे से विदेशी गुट का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम आपके व्यवसाय का सम्मान करते हैं, लेकिन उस देश का नहीं जिसमें यह सेवा करता है। इस समय आपकी बेटी हमारे पास है, वह सुरक्षित है और कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि वह 1997 को देखे तो आपको हमारे निर्देशों का पालन करना होगा। आपको अपने अकाउंट से $1,18,000 निकालने होंगे। $1,00,000 100 की नोटों में और बाकी $18,000 $20 की नोटों में चाहिए। पक्का करें कि आप बैंक जाते वक्त एक उचित साइज का बैग साथ ले जाए।
घर लौटने के बाद आप उस पैसे को एक भूरे रंग के कागज के बैग में रखें। मैं आपको सुबह 8 और 10 बजे के बीच कॉल करूंगा और बताऊंगा कि डिलीवरी कैसे करनी है। डिलीवरी थकाने वाली होगी, इसलिए मैं सलाह देता हूं कि आप पूरी तरह से आराम कर लें। अगर हम देखेंगे कि आपने जल्दी पैसे इकट्ठे कर लिए तो हम आपको कॉल पहले भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की चूक तुरंत आपकी बेटी की हत्या का कारण बनेगी। आपको उनका शव उचित अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं मिलेगा। आपकी बेटी की निगरानी करने वाले 2 सज्जन आपको खास पसंद नहीं करते, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि उन्हें उकसाए न। पुलिस, FBI या मीडिया से संपर्क न करें। अगर हम देखते हैं कि आपने किसी कुत्ते तक से बात की तो आपकी बेटी मर जाएगी। अगर आप कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करते हैं तो यह केस उलझा जाएगा और हम उसकी मौत के लिए आपको जिम्मेदार मानेंगे। आपके और आपकी बेटी की सुरक्षा अब आपके हाथों में निर्भर करती है। समझदारी से काम ले जॉन, यह अब आप पर निर्भर करता है। और आखिर में लिखते हैं विक्ट्री SBTC। 3 पन्नों में लिखा यह संदेश किसी किडनैपर का कम और किसी जानकार व्यक्ति का ज्यादा लगता है। सवाल यह नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, सवाल यह है यह किसने लिखा था। इस नोट को पढ़ने के बाद भी काफी सारे चौंकाने वाले सवाल सामने आते हैं। जब नोट में साफ लिखा था कि किसी को भी बताने से उनकी बेटी की मौत हो सकती है, तो उसके बावजूद भी पुलिस को कॉल करके बुलाया गया। यहाँ तक कि उसके सभी रिलेटिव्स को भी कॉल करके बुलाया गया। और रही बात पैसों की, तो एक अमीर फैमिली होने के बावजूद भी बच्ची के लिए वो $1,18,000 देने के बारे में सोचने के बजाय वो सीधा पुलिस को कॉल करते हैं। अब वापस हम उस दिन पर आते हैं। कॉल के थोड़ी ही देर बाद पहला पुलिस अधिकारी ऑफिसर रिच फ्रेंच रैमसी हवेली पहुंचा। घर की तेजी से तलाश ली गई। 6:10 पर पाउल रिचनबेच और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर बेरी वेस भी पहुंच चुके थे। रैंसम नोट की 3 कॉपियां तैयार की गई और FBI को भी भेज दी गई। पूरा घर धीरे धीरे सर्च किया जा रहा था। हाथ के निशान, जूते के निशान, कपड़ों के फाइबर, हर सबूत इकट्ठा किया जा रहा था। 3 फ्लोर के इस घर को पूरी तरह से देखा जा रहा था। जब बेसमेंट की तलाशी ली जा रही थी तब वाइन कॉलर का दरवाजा बंद था और फ्रेंच ने उस दरवाजे को नहीं खोला और ऊपर ही वापस लौट गए। और शायद यह सबसे बड़ी गलती थी। 6:30 से 10 बजे तक रैमसे परिवार के दोस्त सभी घर पर पहुंच चुके थे। अब क्राइम सीन से ज्यादा घर खुला गार्डन लग रहा था जहाँ हर कोने में लोग घूम रहे थे। 10 बजे के बाद डिटेक्टिव लिंडा को केस का चार्ज दिया गया। उन्हें शक होने लगा कि यह सिर्फ किडनैपिंग नहीं कुछ और है। 1 बजे के बाद दोपहर को लिंडा ने जॉन रैमसे से कहा, घर के हर हिस्से को दोबारा देखो, अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे बताओ। जॉन और फ्लैट घर के हर कोनों को देखने लगे। तभी वो बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं और वो दरवाजा खोलते हैं जो सुबह किसी ने नहीं देखा। इस दरवाजे को खोलने के बाद ऐसा राज सामने आया जो सभी को चौंकाने लगा था। अंदर एक सफेद कंबल में लिपटी हुई छोटी सी बच्ची थी। हाथ पीछे बंधे हुए थे, गले पर गहरी रस्सी के निशान थे और मुंह पर ड्यूल टेप लगा हुआ था। जॉन बेनेट रैमसे मिल चुकी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी हालत में बेटी को देखकर जॉन ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और ऊपर ले जाने लगा। इससे क्राइम सीन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। तभी लिंडा ने अपने पर्स में छुपाई हुई बंदूक पर हाथ रखा, क्योंकि अब हर कोई संदिग्ध था और पूरा घर उसी दबी हुई सिसकी में बदल चुका था। दोपहर के बाद पुलिस ने पूरे घर को सील कर दिया, जिसके बाद जॉन मेयर को बुलाया गया, लेकिन वो शाम तक नहीं आए, जिसके कारण फोरेंसिक टेस्ट लेने में दिक्कत आई और शरीर के तापमान जैसे कई सारे फैक्टर्स नहीं जान पाए। जब जॉन बेनेट की लाश मिली, लोडर पुलिस के लिए यह केस साधारण किडनैपिंग से एक जटिल मर्डर मिस्ट्री में बदल चुका था। पुलिस के पास समय कम था और सवाल बहुत ज्यादा, लेकिन दिक्कत यह थी कि उस समय रैमसे परिवार से कोई फॉर्मल पूछताछ नहीं हो सकी। घर में अफरा तफरी थी और परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। इसीलिए डिटेक्टिव लिंडा ने तय किया कि रैमसे परिवार को कुछ समय देना चाहिए। इसी बीच रैमसे परिवार अपने लिए वकील बुला लिए। कानूनी सलाह के बाद रैमसे परिवार ने खुद को पुलिस के सीधा सवालों से धीरे धीरे अलग कर लिया। अब पुलिस हर कदम संभल कर रख रही थी, लेकिन केस की सबसे अहम शुरुआत में ही उन सब ने सभी जरूरी सवालों से दूरी रखी। लेकिन अब तक मीडिया को इस हत्याकांड की भनक लग चुकी थी। ब्लेंडर शहर के छोटे से छोटे अखबार से लेकर अमेरिका के सबसे बड़े चैनल तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, जॉन बेनेट रैमसे। समाचार एजेंसियां रोज नई नई थियोरी बनाई रही थी। कभी कहा जाता था कि कोई अजनबी घुस के आया था और कभी शक जताया जाता कि घर के अंदर ही कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। तो कभी कहानी बनाई जाती कि रैमसे परिवार पर कोई पुरानी रंजिश निकाली गई है। हर रिपोर्ट, हर अफवाह पुलिस की जांच को और भी उलझा रही थी। मीडिया का दबाव इतना बढ़ गया था कि ब्लूंडर पुलिस विभाग पर सीधी उंगलियां उठने लगी थी। लोग पूछ रहे थे, आखिर इस छोटी सी बच्ची के कातिल का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं मिला। पुलिस के पास अब 2 रास्ते थे, या तो वो सबूत के आधार पर जांच को आगे बढ़ाते या फिर जो मीडिया दिखा रहा था उसके दबाव में आ जाते। दुर्भाग्य से जांच दोनों के बीच उलझी रही।
फिर धीरे धीरे शक रैमसे परिवार पर भी मंडराने लगा, क्योंकि घर में कोई जबरन घुसने के निशान नहीं मिले थे। रैंसम नोट में भी वही रकम थी जो जॉन को बोनस के रूप में मिली थी, और सबसे बड़ी बात, लाश घर के ही अंदर मिली थी, एक ऐसे हिस्से में जहाँ कोई बाहरी आदमी नहीं घुस सकता था। घर वालों की जानकारी के बिना वहां पहुंचना भी मुश्किल था। इन तथ्यों से पुलिस को यह सोचने पर मजबूर किया कि हत्या किसी बाहर से आए व्यक्ति ने नहीं, बल्कि घर के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा की गई थी। लेकिन सवाल सिर्फ पुलिस का नहीं था। अब पूरा देश जानना चाहता था कि रैमसे परिवार अब सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। पुलिस अब रैमसे परिवार से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस की पहली कोशिश थी कि वो जॉन और पेट्सी से बेटी की मौत से पहले की घटना का विस्तृत ब्यौरा ले, लेकिन रैमसे परिवार ने पुलिस को 4 महीने तक कोई औपचारिक इंटरव्यू नहीं दिया। जब उनसे सवाल किए गए तो परिवार की बातों में कई बातों से विरोधाभास भी सामने आया। जॉन ने कहा कि जॉन बेनेट कार में सो गई थी और वो उसे गोद में उठाकर सीधे बेडरूम में ले गया, जबकि ब्रोक ने पुलिस को बताया कि उसने जॉन बेनेट को खुद चलते हुए सीढ़ियों पर देखा था। ब्रोक को लेकर भी परिवार की बातों में बड़ा विरोधाभास था। शुरुआत में कहा गया कि ब्रोक पूरी तरह रात में सोया हुआ था, लेकिन जब 911 कॉल का इनहेंस वर्जन सामने आया तब ब्रोक की आवाज भी रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें ब्रोक बोल रहा कि व्हाट डिड यू फाइंड, और जॉन ने उसको रिप्लाई दिया कि वी आर नॉट टेलिंग टू यू। इससे साफ हुआ कि ब्रोक जाग रहा था और कॉल के समय कमरे में ही मौजूद था। जॉन और पेट्सी ने दोनों ने ही कहा कि उन्हें नहीं पता था कि ब्रोक जागा था। यह बात उसे तब पता चली जब वो ग्रैंड जूरी में गवाही देने गए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि हाँ, वो जाग रहा था। जॉन ने कई बार अपना बयान बदला, कभी ब्रोक कॉल के बाद जागा था तो कभी पहले, फिर कहा कि वो शुरू में ही जागा हुआ था। उसके अलावा पेट्सी से पूछा गया तो उसने कहा कि वो वहाँ नहीं था, पर रिकॉर्डिंग कुछ और ही बयां कर रही थी। पुलिस ने भी बताया कि पूछताछ के लिए परिवार ने कुछ हद तक शर्तें रखी थी, जैसे कि इंटरव्यू उसके वकील के ऑफिस में हो, दोनों पति पत्नी साथ ही बैठे रहे, पेट्सी का डॉक्टर मौजूद रहे और इंटरव्यू 1 घंटे से ज्यादा का ना हो। ये सारी शर्तें पुलिस को अस्वीकार लगी। जब ब्लूंडर पुलिस को लगा कि रैमसे परिवार से सीधे पूछताछ पर कुछ हासिल नहीं होगा, तब एक कानूनी रास्ता अपनाया गया, ग्रैंड जूरी। 1998 में ब्लूंडर कंट्री के डायरेक्ट अटॉर्नी एलेक्स हंटर ने रैमसे के केस की समीक्षा के लिए एक ग्रैंड जूरी का गठन किया। यह कोई आम जूरी नहीं थी। यहाँ गवाहों को पेश करने के लिए बुलाया जाता और सबूत को बिना किसी मीडिया के दबाव के पेश किया जाता। ग्रैंड जूरी की सुनवाई करीबन 13 महीने तक चली। इस दौरान दर्जनों गवाहों को बुलाया गया। रैमसे परिवार, उनके दोस्त, नौकरानी लिंडा, स्कूल स्टाफ, पुलिस और सभी फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया गया। सबसे ज्यादा ध्यान गया रैमसन नोट पर। FBI और अन्य हैंडराइटिंग विशेषज्ञों ने नोट का गहन विश्लेषण किया। नोट की भाषा, नोट का टोन, स्ट्रक्चर किसी बाहरी किडनैपर से कम और घर के किसी ज्यादा जानकार व्यक्ति का ज्यादा लग रहा था। शब्दों का चयन, $1,18,000 की रकम जो जॉन रैमसे के सालाना बोनस के बराबर थी, ने शक को और भी गहरा किया। पेट्सी के हैंडराइटिंग के सैंपल और इस नोट से कुछ हद तक मिल रहे थे, लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट ने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि वही लेखक थी। ग्रैंड जूरी में नौकरानी लिंडा ने बताया कि पेट्सी का जॉन बेनेट से व्यवहार कभी कभी अजीब होता था। वो सफाई और परफेक्शन को लेकर बहुत ही सख्त थी। उन्होंने कहा कि पेट्सी को कभी कभी गुस्सा जल्दी आ जाता था, लेकिन फिर भी 1999 में ग्रैंड जूरी ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। उन्होंने जॉन और पेट्सी दोनों पर चाइल्ड एब्यूजिंग रिजल्टिंग इन डेथ और फेलियर टू परफेक्ट द चाइल्ड जैसे आरोप तय करने का सिफारिश की, लेकिन एलेक्स हंटर ने ये चार्जेस फाइल नहीं किए, क्योंकि उनके अनुसार हमारे पास इतना ठोस सबूत नहीं था कि जिससे हम केस को कोर्ट में साबित कर सके। यहाँ तक कि ग्रैंड जूरी की रिपोर्ट भी कई सालों तक सीक्रेट रखी गई और जब 2013 में उसे सार्वजनिक किया गया तब जाकर पता चला कि पूरी जूरी जॉन और पेट्सी दोनों पर आरोप लगाने के लिए वोट किया था। लेकिन ब्लूंडर के DA एलेक्स हंटर ने यह कभी आरोप अदालत तक पहुंचने ही नहीं दिया। ग्रैंड जूरी की सिफारिश के बावजूद भी आरोप तय नहीं हुआ, तो अब केस पूरी तरह से फोरेंसिक एविडेंस पर टिक गया था। जॉन बेनेट के कपड़ों से कोई अनजान पुरुष का DNA मिला था, न जॉनी रैमसे का, न ब्रोकर का, न ही कोई परिवार के सदस्य का। ये DNA उसके अंडरवेयर और लेगिंग्स से मिला था। पुलिस ने माना कि यह वही हो सकता है जिसने इसका कत्ल किया है, लेकिन सालों तक DNA किसी भी व्यक्ति से मैच नहीं हुआ। न कोई अरेस्ट हुआ, न ही कोई पब्लिक नेम सस्पेक्ट मिला। DNA को लेकर ब्लूंडर पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के बीच गहरी खींचातानी हुई। पुलिस का मानना था कि यह कोई बाहरी व्यक्ति का DNA है, जबकि DA और एनालिसिस्ट मानते थे कि यह DNA ट्रेस कंटामिनेशन भी हो सकता, किसी फैक्ट्री वर्कर या पैकेजिंग स्टाफ का भी हो सकता है, पर इसका कोई ठोस नतीजा नहीं मिला।
2008 में ब्लोंडर के नए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेयर लेसी ने डीएनए रिपोर्ट्स के आधार पर कई चौंकाने वाले कदम उठाए। उन्होंने जॉन, पेट्सी और ब्रोक रैमसी को ऑफिशियली क्लियर कर दिया कि परिवार इस हत्या में शामिल नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाया, क्योंकि ना तो डीएनए का स्रोत मिला, ना ही कोई नाम सामने आया और ना ही किसी और पर शक करने लायक जानकारी थी। तो अब ये केस पहुंच चुका था एक ऐसे मोड़ पर जहां वैज्ञानिक साक्ष्य भी सिर्फ एक अधूरी कहानी बता रहे थे। और उधर ब्रोक रैमसे, जो अब किशोर अवस्था में आ चुका था, उसने पहली बार 2016 में टीवी इंटरव्यू पर आकर बताया, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, मैं उस रात डर गया था लेकिन निर्दोष हूँ। पर क्या सिर्फ बयानों से सच्चाई सामने आती है? ये सवाल था जो अब भी जॉन बेनेट की तस्वीर के नीचे रखी मोमबत्तियों में जल रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डीएनए रिपोर्ट्स ठंडी पड़ रही थी, गवाह चुप होते गए और सच किसी अंधेरे तहखाने में दफन होता चला गया। लेकिन लोग के मन में कई सवाल अब भी जिंदा थे और उन्हीं सवालों से पैदा हुई ये 3 प्रमुख थियोरी नंबर 1। इस थियोरी में कहा गया कि जॉन बेनेट की हत्या किसी सदस्य ने नहीं बल्कि कोई बाहरी व्यक्ति रात में अंधेरे में घर में घुसा था। उनके समर्थन में कहा गया कि बेसमेंट की एक खिड़की टूटी हुई थी और उस रास्ते से घुसा जा सकता था। लास्ट बेसमेंट में उस हिस्से में मिली जहाँ फैमिली का जाना भी कम होता था। जॉन बेनेट के कपड़ों का डीएनए भी किसी अनजान पुरुष से मेल खाता था। लेकिन पुलिस ने इस थियोरी में कमजोरियां पाई। उस रात ब्लोंडर में बर्फबारी हुई थी और घर के बाहर किसी भी ताजा कदमों के निशान नहीं मिले। खिड़की के पास धूल जमी थी और उस वक्त कोई ताजा डिस्टर्बेंस नहीं था। घर में सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था, लेकिन अंदर घुसने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला था। थियोरी नंबर 2, ब्रोक थियोरी। इस थियोरी में कहा गया कि जॉन बेनेट की हत्या उसके 9 साल के भाई ब्रोक ने गलती से की। माना गया कि उस रात को किसी बात पर दोनों में बहस हुई। ब्रोक ने गुस्से में कोई भारी चीज मार दी और फिर परिवार ने उसे बचाने के लिए मर्डर को किडनैपिंग का रूप दे दिया। इसके समर्थन में बताया गया कि जॉन बेनेट के सर पर गहरी चोट जो घर में रखे बेसबॉल बैट से मेल खा सकती थी। ब्रोक का 911 कॉल के दौरान पास होना साबित हुआ, लेकिन शुरुआत में कहा गया कि वो सो रहा था। जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो वो असामान्य रूप से जवाब दे रहा था। वो बिना इमोशन के ही बात कर रहा था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और ब्रोक को कभी भी आरोपी नहीं माना गया। थियोरी नंबर 3, पेट्सी एक्सीडेंट थियोरी। इस थियोरी में कहा गया कि जॉन बेनेट की हत्या गलती से पेट्सी रैमसे से हुई। कुछ लोगों का मानना था कि जॉन बेनेट ने बेड वेटिंग की थी, जिससे पेट्सी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने एक झटका देकर उसे फेंक दिया, जिसके कारण उसके सिर में बहुत सारी गंभीर चोट आई। जॉन बेनेट के बेड पर पेशाब के निशान भी मिले थे। पेट्सी के बयानों में विरोधाभास भी देखा गया था, जैसे कि कौन सी ड्रेस उसने पहनाई, बच्ची कब तक सो रही थी आदि। रैंसम नोट की भाषा और टोन नाटकीय थी, जैसे एक नाटकीय पृष्ठभूमि वाली महिला ही उसे लिख सकती थी। लेकिन फोरेंसिक एक्सपर्ट ने यह साबित नहीं किया कि पेट्सी ने वो नोट लिखा था और यह कभी कोर्ट तक नहीं पहुंच सका। इन तीनों थियोरी में कुछ हद तक सच्चाई थी और कुछ हद तक कुछ अधूरा, लेकिन जो पूरा सच था वो आज तक कोई नहीं जान पाया। क्या आपको लगता है कि इस कहानी का सच कभी सामने आएगा या जॉन बेनेट का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो एक लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपके नजरिए में सबसे ज्यादा करीब कौन सी थियोरी थी। और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमें सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की हो।